I2 करंट यानी कि I2 डिवाइडेड बाई I1, ये क्या होता है 1/k। तो स्टॉप स्टॉप। स्टार्ट कि आई प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फेजर डायग्राम ऑफ लोडेड ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम हमें बनाना है तो हमारे माइंड में एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए। उसकी सहायता से बहुत आसानी से हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट आपके लिए बनाया था, वापस एक बार रीड्रॉ कर दिया है। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। डिफरेंट पैरामीटर्स को दिखाया गया है। इन पैरामीटर्स की सहायता से हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। उससे पहले प्री रिक्विजिट की अगर बात करें तो आपको केवीएल आना चाहिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होना चाहिए, और कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, जब भी किसी प्योर इंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, एसी करंट का, तो वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। मान लीजिए ये कोई एसी वोल्टेज है और आपने यहाँ पर किसी इंडक्टर में सप्लाई दी, तो ये जो करंट एस्टैब्लिश होगी यहाँ पर, मान लीजिए आई एल करंट एस्टैब्लिश हुई, ये वी वोल्टेज है, तो ये V और I के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इस तरह से होगा। अगर ये V है तो इससे 90 डिग्री पीछे क्या होगा, IL होगा। प्योर इंडक्टर, एक बार फिर से आपके बता दूं कि प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं, आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इंडक्टर की जगह है कैपेसिटर ले लें, कैपेसिटर लें तो क्या होगा, तो हमारी करंट इस वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगी, लीड करेगी। इस केस में करंट IC है तो ये आपका IC हो। कुछ इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे इसमें काफ़ी सारी प्योर, जब हमने इसकी मॉडलिंग करी थी तो ये सब X1 X0 और X2 ये आपके प्योर इंडक्टेंसेस हैं। और अगर रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हुआ, तो ये जो करंट IR और V के बीच का रिलेशन होगा वो क्या होगा, इनके बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होगा। तो जिस तरफ वोल्टेज है उसी तरफ आपका करंट होगा, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो cos फाई यानी कि cos 0 यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। और अर्लियर केसेज में जब प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर था तो cos 90 मतलब 0 पावर फैक्टर। उन दोनों केसेज में जब कैपेसिटर था और इंडक्टर था, पावर जो ट्रांसफर हो रही थी सोर्स को वो 0 पावर ट्रांसफर हो रही थी। नो डाउट करंट थी लेकिन पावर उसमें 0 थी। चलिए अब आगे एक बार ब्रीफ आपको कर दें कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर आपका नो लोड पर है। जब नो लोड पर ट्रांसफार्मर होता है तो इसका मतलब ये I2 करंट 0, और I2 करंट 0 है तो यहाँ पर I2 डैश करंट ये भी 0 हुई, और I2 डैश करंट क्या होता है, तो 0 है तो इधर में कोई करंट नहीं, यानी कि I1 करंट क्या हो गई, I0 करंट हो गई। और ये I0 करंट जो है ये एक्साइटिंग करंट बहुत कम होती है रेटेड करंट की तुलना में, तो ये R1 X1 के थ्रू पास हो रही है। तो हम एक तरह से R1 X1 के थ्रू जब कोई भी करंट पास होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को भी हम नेग्लेक्ट कर दें तो एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि ये V1 जो है ये E1 वोल्टेज हो गया, यानी कि V1 और E1 आपने बराबर मान लिया। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था इंडक्टर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में करंट किस तरह से होती है, तो अगर हम ये माने कि हमारा वोल्टेज V1 ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, अभी I0 करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए I0 जो करंट है दो कंपोनेंट से बनी है, IW और IM। तो चूंकि IW रेजिस्टेंस के कारण से है ना, ये R0 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कोर का, उसके कारण से है, तो ये तो
उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज है, तो इसको हमने आई डब्ल्यू बोल दिया। और आई एम कितना हो गया, ये 90 डिग्री पीछे है, तो ये आपका आई एम। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो करंट होगी वो करंट कहलाएगी आई जीरो, नो लोड एक्साइटिंग करंट। अब यहां से हम शुरुआत कर देते हैं ट्रांसफॉर्मर की। ये आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुआ, और आपका E1 जो है वो क्या होगा, बिल्कुल इधर में अपोजिट इसके लेंज के नियम के अनुसार। ये आपका E1 हुआ, और इस साइड में ही E2 होगा। तो ये हम बात कर रहे हैं जब आपका ट्रांसफॉर्मर नो लोड पर है। अब नो लोड पर तो आपका ये हो गया, क्योंकि लोड साइड में कुछ करंट है ही नहीं, तो इधर में I2 करंट जीरो, तो इसका रिफ्लेक्शन भी जीरो है। तो अब हम लोड के कंडीशन की बात करते हैं कि जब लोड जो है कोई करंट I2 ले रहा है, और V2 जो है और I2 के बीच में कोई एंगल है जो कि φ2 एंगल है, और हम ये मानते हैं कि I2 लैग्स बिहाइंड V2। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका लोड है ये लैगिंग लोड है, इंडक्टिव लोड है। तो देखिए उसका सर्किट हम बनाते हैं, इसी सर्किट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमको कई जगह KVL अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इधर में हमारा हम फ्लक्स मान लेते हैं, इधर में हमारा फ्लक्स है, और फ्लक्स की डायरेक्शन में ही हमारा क्या था, IM था, मैग्नेटाइजिंग करंट। और ऊपर की तरफ में क्या था, ऊपर की तरफ में था हमारा IW। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, I0। ये हमारा I0 था। देखिए ये I0 करंट है हमारा, ये है। अब हम लोड कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम बना रहे हैं, तो हम इन चीज को अब हमारे की जो कोर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको यही रखते हैं, इधर शिफ्ट नहीं करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो IW जो है, देखिए, और यहाँ पर E1 वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है आपका ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये -E1 हम इसको बोल देते हैं। इसको हम अगर -E1 बोल दें, क्योंकि ये वोल्टेज बेसिकली, ये वोल्टेज किसके अगेंस्ट में है, किसके अक्रॉस है, इस ब्रांच के अक्रॉस में, दोनों ब्रांचेस के, ठीक है। और बिल्कुल अपोजिट में इधर में ये आपका E1 हुआ, ये आपका E1। अब देखिए, अब हम अगर ये देखें कि इसमें I2 करंट है सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी के I2 करंट को अगर हम ये देखें कि लैगिंग है, तो इसका मतलब वोल्टेज V2 और I2 के बीच में कुछ एंगल होगा φ2 का, और φ2 एंगल से लैग कर रही है ना। तो अगर हम ये मान लें कि ये आपकी करंट जो है, लैगिंग करंट इस डायरेक्शन में है, ये आपका I2 है, तो I2 डैश किधर होगा, I2 डैश मान लो आपका बिल्कुल 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर होगा। इसको हमने बोला I2 डैश। तो अब प्राइमरी में देखिए I2 डैश और I0, ये दो करंट है, तो एक तो I2 डैश हुआ और एक I0, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये जो करंट होगी हमारी, ये करंट कहलाएगी I1। देखिए ये सारी चीजें हम इस इक्विवेलेंट सर्किट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी I1 करंट हुई, इसमें I0 पार्ट ये है, ठीक है, और I2 डैश पार्ट ये है, और ये आपकी I1 हुई। I2 डैश और I2 बिल्कुल एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है ये प्राइमरी में
I2 का रिफ्लेक्शन I2 डैश है, और बेसिकली क्या है ये KI2 है। I2 डैश क्या होती है KI2। ओके, अब देखिए, अब ये जो I1 करंट है ये R1 के थ्रू पास हो रही है और X1 के थ्रू पास हो रही है। अगर हम इस पूरे सर्किट में KVL अप्लाई करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, तो अब देखिए ये जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज V1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये E1 वोल्टेज प्लस ये ड्रॉप प्लस ये वाला ड्रॉप, यानी कि E1 इंड्यूस्ड वोल्टेज, यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज इन प्राइमरी साइड प्लस R1 यानी कि रेजिस्टेंस जो है प्राइमरी वाइंडिंग का उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस X1 यानी कि लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग के उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप। इन तीनों वोल्टेजेस को मिला के हमारा होगा V1। तो E1 तो हमारा हमने ये माना है E1। अब इसमें क्या जोड़ना होगा, ये ड्रॉप जोड़ना होगा, और ये ड्रॉप क्या होगा I1 R1, और X1 के अक्रॉस में ड्रॉप I1 X1। अब देखने की ये बात है कि I1 R1 ड्रॉप तो किधर होगा, I1 की डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया था कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 जो करंट होगी उनकी एक ही डायरेक्शन होगी। तो चूंकि I1 की डायरेक्शन ये है तो E1 में कौन सा वोल्टेज ऐड करेंगे हम, इस तरह से एक वोल्टेज ऐड कर दिया, किस डायरेक्शन में, इसके पैरेलल में, I1 के पैरेलल में। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ हमारा हुआ I1 R1, और I1 X1 जो है वो किस तरह से होगा, ये I1 X1 जो I1 करंट है ये इस ड्रॉप से, वोल्टेज ड्रॉप से कितने डिग्री पीछे होगी, 90 डिग्री, क्योंकि ये प्योर इंडक्टेंस इसको अगर हमने मान लिया है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप I1 X1 है उसके पीछे I1 होगी और वो 90 डिग्री। तो देखिए I1 की डायरेक्शन इस तरह से है तो वोल्टेज इधर होगा इसे 90 डिग्री पर, इस वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे I1 हो जाती है। तो हम I1 X1 को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इससे 90 डिग्री पर इस तरह से, ये आपका I1 X1 हुआ। तो देखिए तीनों कंपोनेंट आ गए, E1 का कंपोनेंट आ गया, I1 R1 आ गया और I1 X1 आ गया। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये हमारा V1 था। तो ये इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक ये हम इसको क्या दिखाएंगे, V1 रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया V1। तो ये फेजर डायग्राम हुआ प्राइमरी साइड का। अब हम सेकेंडरी साइड की बात करते हैं। तो सेकेंडरी साइड में चूंकि अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि I2 लैगिंग है, लोड इस तरह का है कि ये लैगिंग लोड है यानी कि इंडक्टिव लोड है। तो मान लीजिए आपका V2 किधर हुआ, V2 इस डायरेक्शन में हुआ। तो देखिए ये जो एंगल है वो ∅2 एंगल है, और इधर में ये I1 और ये V1, ये एंगल क्या होगा, ये ∅1, यानी कि जो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और जो करंट है इनके बीच का एंगल ∅1 हुआ, और सेकेंडरी साइड में ∅2। देखिए लैगिंग का केस हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले अब इसमें क्या ऐड करेंगे, अब यहाँ भी हम KVL लगाएंगे। यहाँ KVL जब हम लगाएंगे तो ये हमारा E2 वोल्टेज है और ये V2 वोल्टेज है। तो E2 वोल्टेज किसके बराबर हो गया, V2 वोल्टेज प्लस X2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो ये तीन कंपोनेंट हो गए E2 के। तो V2 को अगर हमने ये मान लिया है तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, I2 R2, और ये I2 R2 वोल्टेज ड्रॉप I2 की डायरेक्शन में ही होगा। तो चलिए V2 में हम जोड़ दें, I2 की डायरेक्शन इस तरह से है तो इसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करें तो ये हमारा ड्रॉप हुआ कौन सा, I2 R2, और ये I2 करंट X2 के थ्रू है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ X2 का I2 X2, और I2 X2 वोल्टेज ड्रॉप और I2 करंट के बीच में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा। I2 X2 जो है वो 90 डिग्री आगे रहेगा और I2 करंट पीछे रहेगी। तो अगर I2 ये है तो इससे 90 डिग्री आगे इधर लीड करना चाहिए कौन सा, I2 X2।
तो हम I2X2 यहाँ दिखाएंगे। तो ये जो वोल्टेज आपके पास होगा ये आपका I2X2 और ये वोल्टेज E2। ये E1 और E2 की वैल्यू अलग अलग है क्योंकि ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है के हिसाब से E1 और E2 होते हैं। तो ये जो डायग्राम आपका फेजर डायग्राम बना है वो किस केस में बना है, जब आपका पावर फैक्टर लैगिंग है, यानी कि लोड आपका इंडक्टिव है। तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं आपको फिर ब्रीफ कर दूं। IM करंट, IW करंट, यहाँ E1 वोल्टेज है, ये E1 वोल्टेज के अक्रॉस में ही ये ब्रांच है। तो ये जो करंट IW होगी ये E1 के ही डायरेक्शन में होगी, E1 ये है। और X0 में जो करंट IM ये E1 से 90 डिग्री पीछे होगी, देखिए 90 डिग्री पीछे, इधर में फ्लक्स भी है। इन दोनों का रिजल्टेंट I0। सेकेंडरी में करंट I2 है, ये I2 करंट है, इसका रिफ्लेक्शन I2 डैश है। ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग होगी लेकिन ये 180 डिग्री पर रहेगा। ये I2 डैश प्राइमरी में कौन सी करंट होगी, दो करंट होगी, I0 यानी कि IM और IW का रिजल्टेंट I0 और I2 डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट I1 हुआ जो ये करंट है। अब प्राइमरी में हमारी I1 करंट, ये हमने फेजर डायग्राम में इसको दिखा दिया, और सेकेंडरी में I2 करंट, इसको भी हमने दिखा दिया। अब हम KVL अप्लाई करके V1 बनाएंगे और E2 बनाएंगे। तो अप्लाइड वोल्टेज V1 है, इसमें तीन वोल्टेज के कंपोनेंट्स हैं E1, R1 I1 और I1 X1। तो E1 ये हुआ, और I1 की डायरेक्शन में I1 R1 हुआ, तो इस करंट के पैरेलल ही देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ। और I1 X1 जो वोल्टेज ड्रॉप है वो प्योर इंडक्टर के अक्रॉस है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इधर होगा, इससे 90 डिग्री पीछे ये I1 करंट हुई, और ये हमारा रिजल्टेंट ये V1 आ गया। ये प्राइमरी साइड का था। सेकेंडरी साइड का एक बार वापस देख लीजिए। I2 और V2 हमने इस तरह से बनाया कि V2 पीछे है 5 डिग्री, तो I2 करंट जो है उसी की डायरेक्शन में I2 R2 होगा। तो देखिए ये आपकी I2 डायरेक्शन की डायरेक्शन है, तो इसी के पैरेलल ये देखिए ये I2 R2 हुआ, और इस I2 R2 यानी कि I2 इधर में है आपकी, तो इससे 90 डिग्री आगे I2 X2 हुआ। तो ये वाला कंपोनेंट V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 ये आपका हुआ E2, यानी कि E2 के बराबर। ये तो हुआ इंडक्टिव लोड के लिए। अब अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें तो कैपेसिटिव लोड का डायग्राम थोड़ा अलग तरह का बनेगा। तो कैपेसिटिव लोड में phi2 जो है वो किस तरह से होगा, I2 लीड करेगी, I2 लीड्स किसको, V2। तो उस केस में हमको थोड़ा यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस किस तरह से हैं देख लीजिए। ये सारे जो हैं डायग्राम एक बार वापस हमको बनाना पड़ेगा। तो जब I2 लीड कर रहा है तो इस तरह से करेगा। हमने माना आपका IM इधर ही है और इधर में IW है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाता है, I0। ओके, अब अगर हम ये माने कि हमारा I2 करंट इस डायरेक्शन में और V2 वोल्टेज मान लीजिए ये है, ये V2 वोल्टेज है, तो देखिए यहाँ पर करंट कितना हो गया, एडवांस कर रहा है, यानी कि लीड कर रहा है। ये एंगल हमने माना phi2 है। तो इसमें अब देखिए ये E1 है, तो इसी की डायरेक्शन में ये आपका हुआ -E1, -E1 हो गया, इसके बराबर मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो इस तरह से ये आपका -E1। और अब क्या करेंगे, I2 इधर है तो इसका रिफ्लेक्शन प्राइमरी में क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन प्राइमरी में होगा ये वाला, तो ये I2 डैश। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों करंट का रिजल्टेंट, ये दोनों प्राइमरी में है, तो दोनों का रिजल्टेंट
ये करंट कौन सी हो गई, ये I1 करंट हो गई। अब वापिस हम अगर प्राइमरी साइड का सर्किट डायग्राम बनाए, सॉरी फेजर डायग्राम बनाए, तो दिस वोल्टेज E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1, ये E1 वोल्टेज है, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसी की डायरेक्शन में कोई वोल्टेज ड्रॉप जोड़ेंगे, तो ये डायरेक्शन ये है इधर में, यानी कि आपका I1 R1 इधर हो गया, और I1 X1 यानी कि इससे 90 डिग्री पर इधर करंट है आपकी, इससे 90 डिग्री, तो ये जो है आपका I1 X1 हुआ, और ये वोल्टेज आपका बन गया V1। ये हुआ सेकेंडरी साइड का, सॉरी प्राइमरी साइड का। और बट ऑब्वियस ये जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ वो क्या होगा, ये I1 Z1 और Z1 बट ऑब्वियस R1 प्लस JX1। इसी तरह से Z2 जो होता है क्या होता है, R2 प्लस JX2। तो ये V1 वोल्टेज किसके बराबर हो गया, E1 वोल्टेज प्लस I1 R1 प्लस I1 X1। अब सेकेंडरी साइड का हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखिए अब हम इस सर्किट पर KVL अप्लाई करेंगे। ये E2 वोल्टेज है, किसके बराबर होगा, V2 वोल्टेज प्लस I2 R2 प्लस I2 X2। तो ये V2 वोल्टेज है, तो हमारा किधर में है, देखिए I2 इधर में है, तो अगर इस वोल्टेज को थोड़ा यहाँ तक हम ले लें, थोड़ा सहूलियत रहेगी। ये V2 वोल्टेज है, तो इसमें क्या ऐड करें, I2 R2। तो I2 R2 कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में I2 है, तो I2 R2 भी इधर में होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा बन गया I2 R2, और I2 X2 किधर होगा, ये इधर में I2 है, तो इससे 90 डिग्री आगे I2 X2 होगा, ताकि ये I2 करंट पीछे रहे। तो इससे ये इस तरह से, तो ये क्या हो गया I2 X2, और यहाँ तक इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा बन गया E2। तो ये फेजर डायग्राम जो है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए है ना, कि जब आपका जो लोड जो है वो कैपेसिटिव लोड होगा तो इस तरह से बनेगा। बट ऑब्वियस ये जो है I1 और V1 के बीच का एंगल जो है, यानी कि ये होगा φ1, और I2 और V2 के एंगल के बीच का एंगल φ2। यहाँ पर देखिए I2 लीड कर रही है, I2 से लीड कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी साइड में अभी भी लैग कर रही है। अब हम देखते हैं यूनिटी पावर फैक्टर के बारे में, देखते हैं कि किस तरह से होगा उसका फेजर डायग्राम। यूनिटी पावर फैक्टर में हमारा जो Z है, ZL है, वो प्योर रेजिस्टेंस होगा। प्योर रेजिस्टेंस में V2 और I2 के बीच में फेज कितना होगा, 0 होगा ना, 0 डिग्री का एंगल होगा। अगेन आप तरीका वही है, ये आपका IM, ये फ्लक्स फाई, ऊपर में IW, और ये मान लीजिए आपका -E1 है, इधर में प्लस E है, E1 है। इनका रिजल्टेंट आपका हुआ I0, ये I0 हुआ। अब जब यूनिटी पावर फैक्टर की बात आती है, तो अगर मान लीजिए आपका करंट I2 इधर में है, तो V2 भी इधर में ही होगा, तो ये V2 हुआ और ये I2 हुआ। यूनिटी पावर फैक्टर में V2 और I2 के बीच में एंगल जो होता है, फेज एंगल, वो 0 डिग्री का होता है। तो I2 इधर है, तो इससे 180 डिग्री पर I2 डैश हुआ, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, I1। तो ये आपका I1 हुआ। अब पिछली बार की तरह हम क्या करेंगे, E1 में अब यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे, तो E1 वोल्टेज प्लस I1 R1 वोल्टेज ड्रॉप प्लस I1 X1, वो किसके बराबर होगा, V1 के। तो I1 R1 किधर होगा, इसकी डायरेक्शन में ही, I1 करंट की डायरेक्शन में I1 R1 हुआ,
तो ये I1 R1 हुआ, और इससे 90 डिग्री पर I1 X1 हुआ। तो इस तरह से हमारा ये V1 वोल्टेज हुआ। अब बात सेकेंडरी साइड की करते हैं। सेकेंडरी साइड में ये V2 वोल्टेज प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 वो किसके बराबर होना चाहिए? E2 के बराबर होना चाहिए। तो V2 वोल्टेज में हम वोल्टेज जोड़ेंगे जो कि I2 R2 होगा, तो वो करंट की डायरेक्शन होगा, तो करंट आपकी इधर है तो वोल्टेज भी इधर होगा। तो यहाँ तक आपका V2 है। इसके बाद में ये हमने जोड़ा वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हुआ I2 R2, इतना वोल्टेज। अब I2 X2 होगा, तो I2 X2 वोल्टेज जो होगा ये 90 डिग्री पर होगा। जैसे कि ये अगर आपका I2 X2 है, क्योंकि I2 आपके इधर है तो आप देखिए I2 जो है 90 डिग्री पीछे है। तो ये हमारा जो फेजर डायग्राम बना वो प्योर रेजिस्टिव लोड का बना है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर का। तो इस तरह से हम कोई भी सर्किट, अगर हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर पता है क्वांटिटीज के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, और कुछ रूल्स लगा के KVL KCL लगा के हम आराम से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का फेजर डायग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।